हेलो दोस्तों। किसी कोल माइन के खुलने के पहले किसी को कोल ढूंढना पड़ता है, जियोलॉजी मैप करना पड़ता है, माइन डिज़ाइन करना पड़ता है, रेगुलेटर से डील करना पड़ता है और माइन के ऑपरेशंस के दौरान सब कुछ कैलकुलेट भी करना पड़ता है। इंडिया के ज़्यादातर हिस्ट्री में ये सारे काम एक कंपनी करती थी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन या CMPDI। CMPDI कोल इंडिया का इन हाउस एडवाइज़र या कंसल्टेंट है, लेकिन ये दूसरे एडवाइजरी फर्म्स जैसा नहीं है। इस कंपनी के पास फील्ड में ड्रिल रिग्स हैं, 8 लैब्स हैं, इंडिया के मेजर कोल फील्ड्स के पास 7 रीजनल इंस्टीट्यूट्स और इंडिया का सबसे बड़ा कोल के लिए एक्सप्लोरेटरी ड्रिल्स का फ्लीट भी है। मतलब इस कंपनी को कोल इंडिया का टेक्निकल नर्वस सिस्टम कहना गलत नहीं होगा। हम वीडियो में आगे इस आइडिया को और भी समझेंगे। CMPDI अब पब्लिक होने वाला है। ये IPO एक 1842 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। कोल इंडिया इसमें अपना स्टेक बेच रहा है। कंपनी को इस इशू से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब एक नेचुरल क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट में फिर आ क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कोल माइंस का लाइफ साइकिल समझेंगे, फिर हम CMPDI का क्लाइंट बेस देखेंगे, एंड में हम CMPDI के फाइनेंशियल्स भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कोल माइन के लाइफ साइकिल को डिटेल में समझते हैं। ये हमें CMPDI के बिजनेस को समझने में मदद करेगा। किसी भी कोल माइन के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहले स्टेज में कोल ढूंढा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल पोटेंशियल कोल ब्लॉक्स ढूंढता है। इस स्टेज में किसी को नहीं पता होता कि किसी ब्लॉक में कितना कोल है, इसका ग्रेड क्या है और इसे निकालने की इकोनॉमिक्स फीसिबल हैं भी या नहीं। किसी को यह सारा इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ता है। इसीलिए CMPDI जमीन के अंदर रिग्स भेजता है, वहां से कोर सैंपल्स निकालता है, जमीन के अंदर रॉक फॉर्मेशंस के लोकेशन समझता है और ये पता करने के लिए टेस्ट्स भी करता है कि जमीन के अंदर क्या है और ये जमीन से निकालने लायक है भी या नहीं। इन सब के बाद CMPDI एक फॉर्मल रिसोर्स एस्टिमेट रिपोर्ट रिलीज करता है जो ये बताता है कि किसी ब्लॉक में कितना कोल है, ये किस ग्रेड का है और ये जमीन के कितने नीचे तक है। इस डॉक्यूमेंट के बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। मतलब कोई माइन डिजाइन नहीं होता और कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जाता। लेकिन यही CMPDI का सबसे बड़ा बिजनेस भी है। जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स इवैल्यूएशन इसके रेवेन्यू में लगभग 46% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगला स्टेज है माइन को डिजाइन करना। एक बार रिसोर्स एस्टिमेट से ये कंफर्म हो जाता है कि किसी ब्लॉक में माइन करने लायक कोल है या नहीं, इसके बाद ये समझना पड़ता है कि इस कोल को निकालें कैसे। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। क्या यह एक ओपन कास्ट माइन होगा या अंडरग्राउंड? एक्सट्रैक्शन का सीक्वेंस क्या होगा? कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा? CMPDI एक फीसिबिलिटी स्टडी और डिटेल रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें इन सारे सवालों के जवाब होते हैं। ये रिपोर्ट कोल इंडिया के बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं। ये माइन प्लानिंग और डिजाइन सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड स्टेज है रेगुलेटर से डील करना। इंडिया में माइनिंग से रिलेटेड बहुत हैवी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं। माइनिंग से रिलेटेड किसी भी काम के लिए प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, अगर माइनिंग ब्लॉक जंगल के नीचे हो तो फॉरेस्ट क्लियरेंस और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से कंसेंट लगता है। इतने सारे अप्रूवल्स के कारण जाहिर सी बात है कि इस स्टेप में पहुंच के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कई सालों के लिए डिले हो जाते हैं। CMPDI सारा पेपर वर्क तैयार करता है। ये सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 18% कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट स्टेज है ऑलरेडी ऑपरेटिंग माइन को मॉनिटर करना। ये वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है कि कितना कोल एक्सट्रैक्ट हुआ है, बाउंड्रीज माने जा रहे हैं या नहीं, या कहीं अंडरग्राउंड आग तो नहीं लग रही है। ये इंडियन कोल फील्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। CMPDI GPS सर्वेज, लाइडार स्कैन्स, ड्रोन बेस्ड मैपिंग और फायर मैपिंग करता है। ये जियोमैटिक्स और सर्वे सेगमेंट है और ये कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है। CMPDI के एक्सप्लोरेशन के बाद यही माइन प्लान करता है क्योंकि इसे इसके जियोलॉजी के बारे में पता होता है। फिर ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करता है क्योंकि ये साइट भी जानता है और इससे रिलेटेड चलने वाले सर्वेज भी। किसी माइन के लाइफ साइकिल के बीच में कंसल्टेंट चेंज करना रिस्की और महंगा दोनों होता है। कंपनी के क्लाइंट्स का ये स्टिकीनेस इसका मोट है, ना टेक्नोलॉजी, ना AI और ना ही कोई और बज़वर्ड। और इनमें से कोई भी काम कोई भी रैंडम कंपनी नहीं कर सकती। जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, माइन प्लानिंग, इन सब के लिए गवर्नमेंट बॉडी से फॉर्मल रिकॉग्निशन लगता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्निशन के बिना EIA नहीं बन सकता। इसके कारण इस मार्केट में दूसरे प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन और कंपटीशन कम रहता है। लेकिन CMPDI को हायर कौन करता है? चलिए देखते हैं।
CMPDI के टॉप 10 क्लाइंट्स इसके रेवेन्यू में 93% कंट्रीब्यूट करते हैं। कोल इंडिया और इसके सब्सिडियरीज ही रेवेन्यू में लगभग 66% कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज ओवरऑल रेवेन्यू में 96 to 99% कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट कम्पिटिटिव टेंडर्स के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करने की जगह सीधा CMPDI को ही काम के लिए नॉमिनेट कर देती है। तो ये पता करना मुश्किल है कि CMPDI अपने काम में सच में अच्छा है या इसने एक कैप्टिव रिलेशनशिप को कैप्चर करके रखा है। ऑनेस्टली शायद दोनों ही सच है। CMPDI इंडिया के कोल एंड लिग्नाइट जियोलॉजिकल डेटाबेस का कस्टोडियन है। सोचो, इसके पास 50 इयर्स का ड्रिलिंग डेटा और 700 से ज्यादा जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं। ये इसने बार बार अलग अलग कोल माइंस के लाइफ साइकिल्स मैनेज करके इकट्ठा किया है। ये गवर्नमेंट का कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नोडल एजेंसी भी है। ये नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के अंडर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। इसके पास टेक्नोलॉजिकल डेप्थ और रेगुलेटरी एम्बेडेडनेस भी है। लेकिन ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है जहां इसका सबसे बड़ा क्लाइंट ही इसका अकेला शेयर होल्डर भी है और वो एंटिटी भी जो इसके बोर्ड को अपॉइंट करता है। लेकिन ब्रॉडर माइनिंग एडवाइजरी मार्केट में कंसल्टेंट साइड फ्रैगमेंटेड या टुकड़ों में है। कुछ छोटे प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई भी CMPDI का स्केल या कोल में डेटा एडवांटेज मैच नहीं कर पाता। मार्जिन्स में कंपटीशन है, खास करके तब जब कोल ब्लॉक ऑक्शंस प्राइवेट माइनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो दूसरे फर्म्स को हायर कर सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया के इकोसिस्टम में CMPDI के पास मोनोपोली है। लेकिन नॉन कोल एक्टिविटीज में इसका कंपटीशन का सीन बदल जाता है। CMPDI ने गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर लिथियम, रेयर अर्थ्स और कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में काम शुरू कर दिया है। इंडिया मिनरल इंपोर्ट्स पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहती है, लेकिन CMPDI के लिए कोल में जियोलॉजिकल एक्सपर्टीज इजीली ट्रांसफर नहीं होता। क्योंकि देखो, कोल एक सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स यूजुअली हार्ड रॉक फॉर्मेशंस में मिलते हैं। इसके लिए अलग ड्रिलिंग टेक्निक्स और अलग डोमेन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इस स्पेस में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज है। SRK कंसल्टिंग जैसे इंटरनेशनल फर्म्स के पास भी कई डेकेड्स का हार्ड रॉक एक्सपीरियंस है। वहीं CMPDI के पास बस 3 इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं। और इन सब के साथ CMPDI के नंबर्स कैसे हैं, चलिए देखते हैं। ऊपर से CMPDI के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 के 1386 करोड़ रुपीस से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 2103 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, मतलब 23% CAGR। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल से ज़्यादा बढ़ा और 297 करोड़ रुपीस से 667 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी के EBITDA मार्जिन्स 40% से ज़्यादा थे। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48.6% तक बढ़ा। कंपनी के पास डेट नहीं है। एक एडवाइजरी बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? इंटरेस्टिंगली, फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच कोल इंडिया से रेवेन्यू नहीं बदला, लेकिन कोल इंडिया के बाहर का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ और 842 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। नॉन कोल इंडिया लिमिटेड एक्टिविटी का टोटल में शेयर फाइनेंशियल ईयर 23 के 17% से डबल हुआ और फाइनेंशियल ईयर 25 तक 34% तक पहुंचा। इस सेम पीरियड में कंपनी का क्लाइंट काउंट 38 से 76 तक पहुंचा। मतलब इतना तो क्लियर है कि CMPDI को कहीं और भी काम मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट कोल ब्लॉक ऑक्शन से प्राइवेट माइनर्स से डिमांड आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से भी काम आ रहा है और कुछ अर्ली क्रिटिकल मिनरल मैंडेट्स भी इसके पास हैं। ये अच्छे साइंस हैं, लेकिन ग्रोथ की क्वालिटी को समझने की भी ज़रूरत है। कॉस्ट्स की बात करें तो मार्जिन जैसे दिखते हैं उससे ज़्यादा डिटेल्ड हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल एक्सपेंस के 67% से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 47% तक गिर गया। इसका कारण एक ऐसे वर्कफोर्स में रिटायरमेंट से होने वाला एट्रिशन है जिसमें सब रिप्लेस नहीं हो रहे। लेकिन ये कॉस्ट बस गायब नहीं हो गए। दूसरे एक्सपेंसेस, खास करके आउटसोर्स एक्सप्लोरेशन और वेंडर कॉस्ट्स, इस सेम पीरियड में डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में CMPDI के ड्रिलिंग का आधे से ज़्यादा बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, इसके खुद के रिग्स ने नहीं। डिलीवरी मॉडल धीरे धीरे इन हाउस गवर्नमेंट वर्कफोर्स से एक्सटर्नल वेंडर्स पे शिफ्ट हो रहा है। मार्जिन्स बढ़े, लेकिन कुछ हद तक इसीलिए क्योंकि कॉस्ट्स एक लाइन आइटम से दूसरे लाइन आइटम में शिफ्ट हो गए, और इसीलिए नहीं कि कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। फिर आता है कैश कन्वर्जन। ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। CMPDI के ऑलमोस्ट 8 महीनों का रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ है। 2800 करोड़ रुपीस 6 महीनों से ज़्यादा के लिए ड्यू हैं। कोल इंडिया के खुद के सब्सिडीज से 1000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा के ड्यू अमाउंट्स हैं, और ये नंबर बढ़ रहा है। एक ऐसी कंपनी का पब्लिक जाना अजीब है जो अपने पेरेंट कंपनी से ही पेमेंट्स कलेक्ट नहीं कर सकती। ये सब कोल बिजनेस को क्लियर करता है, लेकिन कोल के कारण CMPDI इंटरेस्टिंग नहीं है। इसका कोल के बाहर का एक्टिविटी मतलब क्रिटिकल मिनरल्स इसे इंटरेस्टिंग बनाता है।
इंडिया फाइनली ये समझ रहा है कि हमें खुद के लिथियम और रेयर अर्थ सप्लाई सिक्योर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट NMET और मिशन क्रिटिकल मिनरल्स जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू इसमें बहुत सारा पैसा डाल रही है। CMPDI देश का सबसे बड़ा माइनिंग कंसल्टेंसी है और ये इस पुश के बीचों बीच है। और कोल का डिमांड 2030 के आसपास प्लेटू हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का इससे लंबा डिमांड विजिबिलिटी है। अगर CMPDI यहाँ एक सीरियस फ्रेंचाइज बना लेता है तो बिजनेस कोल साइकिल स्टोरी से लंबे रनवे पर शिफ्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ मुश्किल है। इंडिया का माइनिंग कंसल्टेंसी मार्केट हर साल लगभग 4.8% बढ़ता है। ये हमारे नॉमिनल GDP ग्रोथ से कम है। कंपनी के ऑपरेशंस अभी भी एक PSU डिपार्टमेंट जैसे हैं और किसी ऐसी कंपनी जैसे नहीं जो कैपिटल मार्केट्स में लिस्टेड हो। और पे कमीशन में अगला रिवीजन एम्प्लॉय कॉस्ट रातों रात 20 to 25% बढ़ा सकता है। इससे कंपनी के वही मार्जिन्स कम हो जाएंगे जो इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या CMPDI एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी जैसे ऑपरेट कर पाएगी या ये एक PSU जैसी ही परफॉर्म करते रहेगी? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।